इस सत्र में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान के एक ऐसे अनुच्छेद पर गहराई से नजर डालेंगे जो अक्सर चर्चा में रहता है, खासकर जब केंद्र और राज्यों के रिश्तों की बात आती है। हाँ बिल्कुल। हमारे पास जो सामग्री है वो पूरी तरह से अनुच्छेद 155 पर ही फोकस करती है। मतलब राज्यों के राज्यपाल, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, वो प्रक्रिया। हाँ, हालांकि वो मंत्री परिषद की सलाह से ही काम करते हैं, वो बात भी है। बिल्कुल, लेकिन आज हमारा ध्यान स्पेसिफिकली अनुच्छेद 155 पर है, वो खास प्रक्रिया जिसके जरिए राज्यपाल नियुक्त होते हैं। तो इस चर्चा का मकसद कह सकते हैं साफ है। हम इस नियुक्ति प्रक्रिया को समझेंगे, इसके पीछे की जो ऐतिहासिक सोच थी, संविधान सभा में जो बहस हुई वो क्या थी। हाँ, और वो क्यों जरूरी समझी गई, और सबसे जरूरी आज के समय में इसकी क्या प्रासंगिकता है और इससे जुड़े विवाद क्यों उठते हैं, ये सब हम अपनी स्रोत सामग्री के आधार पर ही देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे समझना। शुरुआत करते हैं बिल्कुल एकदम बेसिक बात से। अनुच्छेद 155 अपने आप में कहता क्या है, क्योंकि देखने में तो ये बड़ा सीधा सा लगता है। हाँ, अनुच्छेद की भाषा तो बहुत ही संक्षिप्त है, बिल्कुल छोटी सी। जैसा हमारे सामने जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं, ये बस इतना कहता है, राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बस इतना। बस इतना, बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन असली कहानी, जैसा आपने कहा, वो इस एक लाइन के पीछे ही है। सही कहा, क्योंकि जैसे ही हम पूछते हैं कि राष्ट्रपति नियुक्ति कैसे करते हैं, मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। क्या ये उनका अपना फैसला होता है? यहीं पर, हाँ, यहीं पर केंद्रीय सरकार की भूमिका सामने आ जाती है। जैसा कि सामग्री भी साफ करती है, राष्ट्रपति ये नियुक्ति असल में, मतलब प्रैक्टिकली, केंद्रीय मंत्री परिषद की सलाह पर करते हैं। अच्छा। खासकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्रालय की इसमें बड़ी भूमिका होती है। तो कहने को तो नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहे हैं, पर असल में ये केंद्र सरकार का ही फैसला होता है। तो ये कोई सिर्फ रस्म अदायगी नहीं है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सीधे तौर पर केंद्र के प्रभाव को दिखाता है, या कह सकते हैं स्थापित करता है। और नियुक्ति के लिए मतलब योग्यताओं का क्या संविधान कुछ खास बताता है कि कौन बन सकता है राज्यपाल? हमारी सामग्री इस बारे में क्या कहती है? ये दिलचस्प बात है कि संविधान में राज्यपाल पद के लिए कोई खास, मतलब कोई एजुकेशनल या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तय नहीं की गई है। अच्छा। हाँ, लेकिन जैसा आपने इशारा किया और जैसा हमारी स्टडी मटेरियल में भी जिक्र है, समय के साथ कुछ परंपराएं या कह सकते हैं कन्वेंशन जरूर बन गए हैं। जैसे कि क्या हैं वो परंपराएं? जैसे आमतौर पर कोशिश ये रहती है कि जो व्यक्ति नियुक्त हो रहा है वो उस राज्य की एक्टिव पार्टी पॉलिटिक्स से सीधे तौर पर ना जुड़ा हो जहां उसे भेजा जा रहा हो। अक्सर ये भी देखा जाता है कि उनके पास कुछ प्रशासनिक या सार्वजनिक जीवन का अनुभव हो। और एक और काफी महत्वपूर्ण परंपरा रही है कि राज्यपाल उस राज्य का रहने वाला न हो जहां उसकी नियुक्ति हो रही है। अच्छा, ये क्यों? इसके पीछे क्या सोच रही होगी? शायद इसके पीछे विचार ये रहा होगा कि वो स्थानीय गुटबाजी या पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर, मतलब निष्पक्ष होकर काम कर सकें। ये परंपराएं सुनने में तो काफी अच्छी लगती हैं सैद्धांतिक रूप से। अब बात करते हैं कार्यकाल की। सामान्य तौर पे तो 5 साल का होता है ना? हाँ, सामान्य कार्यकाल 5 साल का ही गिना जाता है। लेकिन यहीं पर अनुच्छेद 155 का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू सामने आता है, जिसका हमारी सामग्री में खास तौर पर उल्लेख है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत? ये सुनने में थोड़ा, आप कह सकते हैं, अजीब सा लगता है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? क्या मतलब है कि कार्यकाल की कोई सिक्योरिटी नहीं है? पहले भी हटा सकते हैं, किसी भी समय? किसी भी समय। और इसके लिए कोई महाभियोग या इम्पीचमेंट जैसी कोई लंबी चौड़ी संसदीय प्रक्रिया की जरूरत नहीं होती, जैसे हम राष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट जजों के मामले में देखते हैं। बस राष्ट्रपति का एक आदेश ही काफी होता है। तो ये व्यवस्था तो फिर राज्यपाल के पद की जो स्वतंत्रता है उस पर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। अगर उन्हें कभी भी हटाया जा सकता है तो क्या वो केंद्र के दबाव से मुक्त होकर काम कर पाएंगे? यही वो मूल तनाव है जिसकी तरफ सामग्री इशारा कर रही है। एक तरफ राज्यपाल से उम्मीद की जाती है कि वो राज्य में संविधान के गार्डियन की तरह काम करें, निष्पक्ष रहें। बने रहना वो पूरी तरह से केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर करता है। ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, नाजुक संतुलन है, या यूं कहें कि ये वो पॉइंट है जहां संवैधानिक उम्मीद और राजनीतिक सच्चाई वो अक्सर टकरा जाती है। ये समझना वाकई जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे संविधान बनाने वालों ने ऐसी व्यवस्था चुनी ही क्यों? इसके पीछे जरूर कोई ठोस वजह रही होगी। हमारी सामग्री संविधान सभा की बहसों का जिक्र करती है, खासकर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारों का।
हाँ, और वो बहसें बहुत बहुत ज्ञान बढ़ाने वाली हैं। जैसा कि उपलब्ध दस्तावेज बताते हैं, संविधान सभा में इस पर काफी सोच विचार हुआ था कि राज्यपाल का चुनाव होना चाहिए या नियुक्ति होनी चाहिए। अच्छा, चुनाव का भी विकल्प था? हाँ, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर और कई दूसरे प्रमुख सदस्यों का मत ये था कि राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा ही की जानी चाहिए। उनका तर्क क्या था? क्यों नियुक्ति पर जोर था, चुनाव पर क्यों नहीं? उनका मुख्य तर्क ये था कि राज्यपाल की भूमिका सिर्फ राज्य के नाम मात्र के मुखिया की नहीं है। उससे ज्यादा जरूरी ये है कि वो संविधान के रक्षक के तौर पर काम करें। संविधान के रक्षक? हाँ, उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि राज्य सरकारें संविधान के दायरे में रहकर काम करें, खासकर उन मामलों में जहां केंद्र और राज्य के बीच टकराव की नौबत आ सकती है। हाँ। अगर राज्यपाल का चुनाव होता तो वो भी राज्य की राजनीति का एक हिस्सा बन जाते और शायद फिर केंद्र के नजरिए या संवैधानिक जरूरतों को उतनी मजबूती से लागू नहीं कर पाते। इसलिए उन्हें एक तरह से केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में देखा गया, जो संवैधानिक व्यवस्था बनाए रखने में मदद करेगा। तो क्या इसका उद्देश्य एक तरह से भारत का जो संघीय ढांचा है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, उसमें एक बैलेंस बनाना था? मतलब राज्यों को अपनी आजादी तो मिले, लेकिन वो राष्ट्रीय एकता और संविधान के दायरे से बाहर भी ना जाएं। बिल्कुल सही। इसे अगर हम बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसा हमारी सामग्री भी इशारा करती है, तो ये संविधान बनाने वालों के उस मुश्किल काम का हिस्सा था जिसमें वो भारत की जो इतनी विविधता है उसको संभालते हुए एक मजबूत देश बनाना चाहते थे। हाँ, वो तो था ही। उन्हें राज्य की स्वायत्तता और एक मजबूत केंद्रीय सत्ता के बीच कह सकते हैं एक संतुलन बनाना था। अनुच्छेद 155 इसी संतुलन को साधने का एक महत्वपूर्ण टूल माना गया। ये केंद्र को एक तरह की संवैधानिक निगरानी की शक्ति देता है ताकि ये पक्का हो सके कि देश एक संवैधानिक इकाई के रूप में ठीक से चले। तो ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, इसका आज भी लगातार इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि हमने सामग्री में देखा, 2024 तक के आंकड़े बताते हैं कि 31 राज्यपाल इसी प्रक्रिया से नियुक्त किए गए थे। हाँ, ये एक्टिव प्रोविजन है। और हाल के उदाहरण भी दिए गए हैं, जैसे लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त की उत्तराखंड में नियुक्ति हुई, या फिर सीपी राधाकृष्णन की तेलंगाना और साथ ही झारखंड के राज्यपाल के रूप में। ये सब अनुच्छेद 155 के तहत ही हुआ। हाँ, और यहीं से हम आज के दौर में इसकी प्रासंगिकता और इससे जुड़े जो विवाद है उन पर आते हैं, जिसका जिक्र हमारी स्रोत सामग्री में प्रमुखता से है। क्योंकि जब सिद्धांत जमीन पर उतरता है तो अक्सर कुछ ना कुछ मुश्किलें पैदा होती हैं। और वो मुश्किलें क्या हैं? सामग्री किस तरह के विवादों की ओर इशारा कर रही है? सबसे आम आलोचना या कह लीजिए धारणा जो अक्सर सामने आती है और जिसका हमारे दस्तावेजों में भी उल्लेख है, वो ये है कि राज्यपाल कई बार केंद्र के एजेंट या प्रतिनिधि के तौर पर काम करते हुए दिखते हैं। केंद्र के एजेंट? हाँ, ये आरोप खासकर तब और ज्यादा लगता है जब केंद्र में और राज्य में अलग अलग पार्टियों की सरकारें हों। सामग्री केरल और तमिलनाडु जैसे राज्यों का उदाहरण देती है, जहां की राज्य सरकारों ने राज्यपाल की भूमिका और उनके कथित दखल का खुलकर विरोध किया है। क्या ये विरोध इसी केंद्र के एजेंट वाली धारणा से जुड़ा है? हाँ, काफी हद तक। राज्य सरकारों का आरोप ये होता है, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, कि राज्यपाल या तो राज्य सरकार के जो विधायी काम है, जैसे बिल पास करना, उनमें बेवजह देरी करते हैं। अच्छा। या फिर वो राज्य सरकार की सलाह को नजरअंदाज करके केंद्र के इशारों पर चलते हैं। इससे होता यह है कि केंद्र और राज्य के बीच टकराव बढ़ जाता है। ये जानना भी जरूरी है कि ये मामला सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तक ही नहीं रहा। हमारी सामग्री बताती है कि 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक सुनवाई के दौरान राज्यपालों की नियुक्ति प्रक्रिया में और ज्यादा पारदर्शिता, मतलब ट्रांसपेरेंसी की जोर दिया था। ये तो काफी महत्वपूर्ण बात है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि इस पद के काम करने के तरीके और नियुक्ति की प्रक्रिया पर अब सबसे ऊंची अदालत के स्तर पर भी सवाल उठ रहे हैं, या कम से कम उस पर विचार तो जरूर हो रहा है। हाँ, यहाँ ये दोहराना जरूरी है कि हम इन विवादों या आलोचनाओं को सिर्फ उसी रूप में पेश कर रहे हैं जैसा हमें उपलब्ध सामग्री में मिला है, बिना किसी का पक्ष लिए या विरोध किए। हमारा मकसद सिर्फ जानकारी सामने रखना है। पारदर्शिता का सवाल उठाना ये इशारा करता है कि शायद नियुक्ति की प्रक्रिया को लेकर कुछ चिंताएं हैं। सामग्री में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान का उदाहरण भी दिया गया है, जिनकी नियुक्ति 2019 में अनुच्छेद 155 के तहत हुई थी। ये मामला कैसे इन मुद्दों को दिखाता है? हाँ, ये उदाहरण काफी कुछ बताता है। जैसा सामग्री में है, पहली बात, उनकी नियुक्ति अनुच्छेद 155 की जो स्टैंडर्ड प्रक्रिया है उसी के तहत हुई, राष्ट्रपति द्वारा केंद्र की सलाह पर। ठीक है। दूसरी बात, उनके कार्यकाल के दौरान
राज्य सरकार और उनके बीच कई मुद्दों पर, खासकर विधानसभा से पास हुए बिलों को मंजूरी देने को लेकर गंभीर मतभेद सामने आए। इन मतभेदों को अक्सर राज्य सरकार बनाम केंद्र सरकार के बड़े टकराव के हिस्से के तौर पर देखा गया। और तीसरा पहलू क्या था? तीसरा और शायद सबसे अहम पहलू जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत वाले सिद्धांत को दिखाता है, वो ये है कि इन सारे विवादों और राज्य सरकार के इतने कड़े विरोध के बावजूद वो अपने पद पर बने रहें। ये इस बात को पुख्ता करता है कि राज्यपाल की पद पर नियुक्ति और उनका बने रहना आखिरकार केंद्र सरकार की इच्छा पर ही निर्भर करता है। ये उदाहरण अनुच्छेद 155 के जो व्यवहारिक नतीजे हैं और उसके जो राजनीतिक आयाम हैं, उनको समझने में एक केस स्टडी जैसा है। सही बात है। ये दिखाता है कि कैसे एक संवैधानिक प्रावधान जमीनी स्तर पर केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा कर सकता है या उसे और बढ़ा सकता है। तो इस पूरी चर्चा और सामग्री के विश्लेषण से हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं? अगर हमें एक निचोड़ बताना हो तो वो क्या होगा? मेरे विचार में जो मुख्य बात है वो ये है कि अनुच्छेद 155 एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां राज्यों के जो मुखिया हैं यानी राज्यपाल, उनकी नियुक्ति का आखिरी अधिकार केंद्र सरकार के पास रहता है, राष्ट्रपति के जरिए। ये व्यवस्था भारतीय संघवाद की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। इसे मूल रूप से तो संवैधानिक निगरानी और राष्ट्रीय एकता को पक्का करने के एक साधन के रूप में डिजाइन किया गया था, जैसा हमने डॉक्टर अम्बेडकर के तर्कों में देखा। हाँ, इरादा तो नेक था, एक ऐसा पद बनाना जो पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर राज्य स्तर पर संविधान का राज सुनिश्चित करें। लेकिन जैसा हमने विस्तार से बात की और जैसा हमारी सामग्री भी दिखाती है, व्यवहार में ये व्यवस्था अक्सर राजनीतिक खींचतान, विवादों और केंद्रीय राज्यों के बीच कह सकते हैं अविश्वास का कारण भी बन जाती है। हाँ, वो संतुलन साधने की कोशिश कई बार तनाव में बदल जाती है। तो वो जो समीकरण हमने पहले कहा था, राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्र राज्य संतुलन, ये थ्योरी में तो ठीक लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल में ये संतुलन हमेशा बना नहीं रहता, बल्कि अक्सर डगमगाता रहता है। बिल्कुल, और यहीं पर एक आखिरी विचार आता है। राज्यपाल की जो संवैधानिक भूमिका है एक निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख की, और उनकी नियुक्ति की जो राजनीतिक सच्चाई है, केंद्र द्वारा नियुक्ति और प्रसादापर्यंत पद, इसके बीच जो एक तनाव है वो लगातार बना हुआ है। और इसी तनाव के कारण शायद नियुक्ति प्रक्रिया में सुधार की बातें भी उठती रहती हैं, जैसे पारदर्शिता बढ़ाने या राज्यों को भी इसमें कोई भूमिका देने की बात। निश्चित रूप से नियुक्ति प्रक्रिया में जो संभावित सुधारों पर बहस चल रही है, चाहे वो ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के बारे में हो, या सिलेक्शन प्रोसेस में राज्यों से सलाह मशवरा करने के बारे में हो, या फिर कार्यकाल की सुरक्षा बढ़ाने के बारे में हो, ये सब दिखाता है कि ये मुद्दा कितना जीवित है और भारतीय राजनीति के कामकाज के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये कोई ठहरा हुआ मतलब इतिहास का विषय नहीं है, बल्कि एक लगातार विकसित होता हुआ मुद्दा है जिस पे लगातार सोच विचार जारी है। और शायद यही वो विचार है जिसे हम अपने सुनने वालों के मनन के लिए छोड़ सकते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया में केंद्र की निगरानी की जरूरत और राज्य की अपनी स्वायत्तता की जो इच्छा है, उसके बीच एक आदर्श संतुलन कैसे स्थापित किया जा सकता है? क्या मौजूदा व्यवस्था में ही सुधार की गुंजाइश है या किसी बड़े बदलाव की जरूरत है? ये सवाल, जैसा हमारी सामग्री दिखाती है, आज भी उतना ही प्रासंगिक और चुनौतीपूर्ण है जितना संविधान बनाते समय था।